निफ्टी फाइनेंस एंड टैक्स की अपडेट छूट ना जाए इसलिए फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स की जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा एक छोटी सी वीडियो के अंदर, लेकिन जितनी जानकारी एक पर्सन को होनी चाहिए इनकम टैक्स के बारे में, जो भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन इस एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर दे दूंगा। इस वीडियो के बाद आप ये बोल पाएंगे कि हाँ, आपको बेसिक इनकम टैक्स किस तरीके से कैसे डील होता है, क्या चीजें होती है इनकम टैक्स के अंदर, वो चीजें आपको पता चल जाएगी। तो पूरी वीडियो तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो में बने रहिएगा। आपको किस तरीके से क्या चीजें प्रोसेस होता है वो आपको समझ में आने लगेगा। तो इनकम टैक्स, यार नाम से पता चल रहा है इनकम के ऊपर टैक्स, इनकम के ऊपर टैक्स, इनकम टैक्स। तो सबसे पहले तो कई लोगों को यही डाउट होता है यार जीएसटी और इनकम टैक्स में डिफरेंस क्या है। कई जो मेरे भी क्लाइंट्स हैं बोलते हैं कि सर हम ऑलरेडी जीएसटी पे कर चुके हैं तो हम इनकम टैक्स क्यों पे करें। तो सबसे पहली चीज, जीएसटी और इनकम टैक्स में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो जीएसटी लगता है वो लगता है सेल के ऊपर, ओके, बट जो आपका इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स जैसे मैंने बोला इनकम के ऊपर टैक्स, तो सेल माइनस एक्सपेंडिचर। अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सेल माइनस एक्सपेंडिचर जो भी आपका निकल के आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज योर इनकम। तो इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा, राइट, तो इनकम के ऊपर टैक्स कॉल्ड इनकम टैक्स। लेकिन अगर जो सेल के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, सेल या सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसको हम बोलेंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इनकम टैक्स, तो इनकम जो होती है, सबसे पहले तो इनकम टैक्स को मैं क्या करूंगा, दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, इनकम और टैक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम के बारे में। इनकम का मतलब यहां पर है टोटल इनकम। अब टोटल इनकम मैंने बोल दिया, लेकिन निकालते कैसे हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो इनकम टैक्स मैंने बोल दिया, लेकिन इनकम को कैसे निकालना है वो हम डिस्कस करेंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो सबसे पहले इनकम निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, क्या निकालनी पड़ेगी, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम जो बनी हुई है वो 5 पार्ट से मिलकर बनी हुई है, 5 हेड जिसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स के अंदर। तो 5 हेड जो है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, फिफ्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जितनी भी आपकी इनकम हो, जितनी भी आपने इनकम कमाई हो, किसी भी तरीके से कमाई हो, सारी की सारी इन्हीं 5 हेड के अंदर फॉल करेगी। कैसे फॉल करेगी वो हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जो है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी का सीधा सा आपको मतलब समझ में आ रहा है। इनकम फ्रॉम सैलरी, जो भी मेरी सैलरी, मतलब कहीं पर भी मेरा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो, मैंने कहीं पे जॉब करी और वहां पे मेरे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप था, देन इन दैट केस दैट इनकम दैट आई विल अर्न विच विल बी कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम सैलरी, राइट। कहीं पर भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो, वहां पर जो भी मेरे को पैसा मिल रहा है, चाहे वो मॉनेटरी फॉर्म में हो चाहे नॉन मॉनेटरी फॉर्म में हो, मतलब मॉनेटरी फॉर्म का मतलब कोई भी अलाउंसेस हो गए, जैसे कि बेसिक सैलरी हो गई आपकी, एचआरए हो गया, जो भी आपके अलाउंसेस होते हैं वो मॉनेटरी फॉर्म के अंदर। नॉन मॉनेटरी फॉर्म मतलब कोई परक्यूजिट, जैसे आपको मान लीजिए गाड़ी दे दी, ठीक है, हाउस कोई दे दिया, कहीं क्वार्टर कोई दे दिए, उस तरीके से, तो वो क्या होता है, वो परक्यूजिट्स होते हैं, मतलब नॉन मॉनेटरी फॉर्म के अंदर। तो भले ही आपका मॉनेटरी फॉर्म हो चाहे नॉन मॉनेटरी फॉर्म हो, आपका जो भी अमाउंट होगा वो आपका, अगर आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में जो अमाउंट आ रहा है तो वो आपका बोला जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मेन जो कंडीशन है इसके अंदर क्या है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो, कोई भी अमाउंट आए चाहे मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी हो, सारा कहां पे टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये तो थी इनकम फ्रॉम सैलरी की बात। उसके बाद हम चलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नाम से पता चल रहा है कि जो भी मैंने हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, जो भी मैं उससे रेंट कमा रहा हूं, वो कहां पे टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी होगी, मान लीजिए मेरा काम ही यही है, हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे देना, यही मेरा काम है, तो वो इनकम फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी, वो मेरी होगी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मेरा काम ही अगर मान लीजिए कि मैं रेंट पे चढ़ाने का काम करता हूं, तो वो कहां पे टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास 2-3 ही घर हैं, 1-2 घर हैं, मैंने क्या कर रखा है, उसको रेंट पे चढ़ा रखा है, देन वो मेरी फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब मैंने कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ा रखी है, वहां से रेंट आया, वो रेंटल इनकम को मैं क्या बोलूंगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरे नंबर पर बात आती है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो आपका जो भी आपने सेल करी माइनस जो भी आपने खर्चे करे, ठीक है, निकल के क्या आया आपका प्रॉफिट, ठीक है।
तो जो प्रॉफिट के अंदर कुछ इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट होती है वो आज हम इस वीडियो के अंदर बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अदरवाइज। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी आपकी सेल करी आपने माइनस एक्सपेंडिचर, तो जो भी आपका प्रॉफिट निकल के आया दैट विल बी कॉल्ड एज योर प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। थोड़ी बहुत इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट होती है, लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर बात नहीं कर पाएंगे उसके बारे में, क्योंकि अदरवाइज काफी लंबी हो जाएगी। तो हम जो मेजर पॉइंट्स है, जो मेजर डिस्कशन है, वही हम आज करेंगे बेसिक पॉइंट के बारे में। तो इस तरीके से आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन निकल के आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन का यहां पर मतलब यह है कि आपने कोई भी कैपिटल असेट्स, कोई भी प्रॉपर्टी, कुछ भी आपने ट्रांसफर करा, किसी को सेल करा और आपको उस पर प्रॉफिट हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दूसरा हो सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरली क्या होता है, अगर मैं 3 साल के बाद प्रॉपर्टी कोई सेल कर रहा हूं तो उसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन अगर 3 साल से पहले कोई प्रॉपर्टी, मतलब मैंने प्रॉपर्टी परचेज करी मान लीजिए 1 अप्रैल 2019 को, सेल मैं आज कर रहा हूं, तो आज मतलब मान लीजिए 7 अगस्त को मैं सेल कर रहा हूं, ठीक है, 7 अगस्त 2020 को, तो क्या होगा, ये आप देखेंगे कि ये 3 साल से कम का पीरियड है। तो 3 साल से कम का पीरियड है, मान लीजिए मैंने गोल्ड परचेज कर रहा था कोई 1/4/2019 को और मैं आज सेल कर रहा हूं 7 अगस्त 2020 को, तो क्या होगा कि ये जो पीरियड है 3 साल से कम का पीरियड है, तो डेट विल बी कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और जो मेरा टैक्सेबल होगा वो किसके अंदर होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर। लेकिन अगर मान लीजिए ये 3 साल से ज्यादा पीरियड के लिए मैं होल्ड कर लेता इसको और मैं इसको 3 साल के बाद सेल करता, तो वो क्या बोला जाता फिर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल, दो तरीके के इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होते हैं, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। कब होता है ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, जब आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अब जो भी आपकी इनकम है, जो इन चारों के हेड के अलावा कहीं पे भी आपकी इनकम फॉल नहीं करी, इन चारों हेड के अंदर जो हमने डिस्कस करे, उसके अलावा कहीं पे भी आपकी इनकम फॉल नहीं कर रही है, तो आपकी कहां पर आ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे मान लीजिए आप कौन बनेगा करोड़पति में गए, वहां से आपने इनकम जीत ली, ठीक है, वहां से आपने विनिंग, उसको हम बोलते हैं विनिंग इनकम, तो विनिंग इनकम जीती तो कहां पे टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। या फिर आपने मान लीजिए आपके एफडी आपने कर रखी है, उसके अंदर आपके पास इंटरेस्ट आया, तो वहां कहां पे टैक्सेबल होगी, अदर सोर्सेज के अंदर। तो कोई भी इनकम हो 4 हेड के अलावा जो बाकी हमने डिस्कस करे, कहां पर टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। एक बार दोबारा समझते हैं कि 5 हेड कौन कौन से थे। इनकम फ्रॉम सैलरी, एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, कोई भी मॉनेटरी फॉर्म हो चाहे नॉन मॉनेटरी फॉर्म हो, जो भी पैसा मिलेगा एम्प्लॉय को वो टैक्सेबल होगा कहां पर, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। नेक्स्ट हमने बात करी थी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, कोई भी मैंने प्रॉपर्टी रेंटल पे चढ़ाई, जो भी पैसा आया मेरे पास वो कहां पे टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। मेरे पास मैंने कोई बिजनेस या प्रोफेशन था, या तो मेरा कोई बिजनेस था या कोई प्रोफेशन था, कोई भी मैंने जो सेल करी या सर्विस दी, माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रॉफिट सब्जेक्ट टू सम एडजस्टमेंट इन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो वो जो मेरा प्रॉफिट आएगा वो कहां पे टैक्सेबल होगा, बिजनेस प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। देन अगेन जो कैपिटल गेन है, कोई भी मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, चाहे गोल्ड हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे लैंड हो, कुछ शेयर्स हो, कुछ भी आपने ट्रांसफर करा, ट्रांसफर करने के बाद जो भी आपका प्रॉफिट आया, मतलब सेल माइनस परचेज, जो भी कॉस्ट थी मेरी, जो भी प्रॉफिट आया, जो भी गेन आया, तो कैपिटल दैट विल बी कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होते हैं। जनरली जो पीरियड होता है लॉन्ग टर्म का वो कब से देखा जाता है, 3 साल। जनरल मैं बोल रहा हूं, बाकी कुछ भी और भी कंडीशंस हैं। तो 3 साल से अगर मैंने ऊपर प्रॉपर्टी परचेज 3 साल के बाद अगर मैं सेल कर रहा हूं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अदरवाइज वो बोला जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो ये थी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के बारे में। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कोई किसी भी हेड के अंदर नहीं आया, चारों हेड के अंदर, तो कहां पर आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। तो यहां पर हमने बात करी ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में। तो इन पांचों हेड को मिलाकर मेरी बोली की जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। जब मेरी इन हेड से जो मेरी इनकम निकल के आ गई, इसको बोलेंगे हम ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के बाद एक डिडक्शन मिलती है, जैसे हम बोलते हैं, आपने सुना होगा इंश्योरेंस की डिडक्शन मिल जाती है, या फिर मेडिकल इंश्योरेंस की हमें मिल जाती है, या फिर कोई मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, उनकी ट्यूशन फीस पेमेंट करी, या फिर कोई एफडी में 5 साल के लिए मैंने डिपॉजिट करा दिया, उसकी मेरे को डिडक्शन मिल गई, या मैंने कोई लोन ले रखा था, उसकी मैंने रीपेमेंट करी, उसका प्रिंसिपल अमाउंट का। तो ये सारी की सारी डिडक्शंस होती है। इसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, आप आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। मैंने उसके अंदर पूरा समझा रखा है कि कौन कौन सी डिडक्शंस होती हैं, कैसे कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप उसको उसमें जाके उस वीडियो में देख सकते हैं। तो ये तो थी डिडक्शंस के बारे में। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से जब मैं डिडक्शन, बेसिकली गवर्नमेंट डिडक्शंस क्यों देती है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ ना कुछ जो आप खर्चा कर रहे हो या फिर जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसका कुछ आपको बेनिफिट दिया जाए। तो गवर्नमेंट इनिशिएट करना चाहती है कि हाँ कुछ आप इन्वेस्टमेंट करें, कुछ जो भी आप खर्चा कर रहे हैं उसका कुछ बेनिफिट दें आपको।
या जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका कुछ बेनिफिट दें, तो बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये चीज़ रखी हुई है। जैसे तो ये चीज़ें हैं जो इसके अंदर गवर्नमेंट ने बात करी हुई है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी अमाउंट है आपका वो आप जो भी आपको डिडक्शन मिलेगी उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम में से आप क्या करेंगे, जो डिडक्शन है जो भी हमने डिस्कस करी वो डिडक्शन घटाने के बाद जो आपकी निकल के आएगी उसको हम बोलेंगे टोटल इनकम। ठीक है, तो टोटल इनकम ये हम ये बोलेंगे। तो टोटल इनकम जो अभी हमने हमारी निकल के आई है, ठीक है, इसके ऊपर क्या लगेगा, ये हो गई इनकम की बात। अब इनकम के ऊपर टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम के ऊपर टैक्स, इनकम टैक्स, तो इसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। तो टैक्स लगाने के लिए सबसे पहला फंडा है, सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये है क्या। मैं तो कहने का मतलब ये है, इंडिविजुअल है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उसके बेसिस पर ही जो टैक्सेबिलिटी आएगी। जैसे कि कंपनी के केस में या पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होता है, सीधा फ्लैट रेट लगता है। ठीक है, तो फ्लैट रेट लगता है उनके केस में। लेकिन जैसे इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं तो उसमें स्लैब रेट होता है। जैसे आपने सुना होगा कि 2.5 लाख तक कुछ टैक्स नहीं, 5 लाख तक 5%, उसके ऊपर 20%, 10 लाख तक 10 लाख से ऊपर 30%, तो इस तरीके के स्लैब रेट चलते हैं। तो अभी हम इंडिविजुअल की बात करें तो अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल ने अगर मैं अभी फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात कर रहा हूं, जो भी हमारा चल रहा है, जिसके रिटर्न पीरियड अभी हमारे चल रहे हैं, तो जिसकी आजकल रिटर्न फाइलिंग हो रही है, तो 1920 की अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें क्या है बेसिकली अगर आप देखें तो उसमें क्या था, अगर मान लीजिए आपने 6 लाख की इनकम कमाई, ठीक है, तो 6 लाख की इनकम कमाई तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2.5 लाख तक कुछ टैक्स नहीं। ठीक है, 2.5 लाख तक कुछ टैक्स नहीं, उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 6 लाख तक 20%। ठीक है, तो जो भी निकल के आएगा वो आपको एज अ टैक्स आपको पेमेंट करनी होगी। ठीक है, तो इनकम के ऊपर आपने टैक्स इस तरीके से कैलकुलेट करा। लेकिन आपको याद रखना होगा, एक इसी बजट के अंदर, इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, एक रिबेट है 87A की। अगर आपकी जो इनकम है, टोटल इनकम अगर आपकी 5 लाख से कम की है, तो आपकी पूरी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपका 3 लाख की आपकी इनकम है, तो आपने 2.5 लाख तक तो आपको एग्जेम्पशन मिल गई पहली, लेकिन 2.5 लाख से 3 लाख के ऊपर जो भी आपका टैक्स लगेगा 5% के स्लैब से, वो आपको रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, तो ये तो थी स्लैब रेट के बारे में बात। लेकिन कुछ केसेस के अंदर स्पेशल रेट भी अप्लाई होते हैं, जैसे कि विनिंग इनकम। यहाँ पर डायरेक्टली 30% का रेट लगता है। कोई भी आपको स्लैब की आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपकी सिर्फ विनिंग इनकम है, आप सिर्फ कौन बनेगा करोड़पति में गए, वहां से जीत के आए 1 करोड़ रुपए, तो आपका सीधा 30% टैक्स लगेगा। 30% प्लस बाकी के जो एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एजुकेशन सेस, वो सारी चीजें होती हैं, वो सारी लगेंगी। बट पॉइंट इज कि यहाँ पे आपको कोई भी स्लैब रेट नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी आपको बेसिक जो 2.5 लाख की जो एग्जेम्पशन है वो नहीं मिलेगी, यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा, और डायरेक्टली फ्लैट रेट लगेगा 30% का। नेक्स्ट जो बात आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे सीधा रेट लगता है 20% का, तो 20% फ्लैट रेट लगता है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर आपको वो बात अलग है कि यहाँ पर आपको 2.5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन मिल जाती है। अगर आपका मान लीजिए 3 लाख का आपका जो है वो आपका 3 लाख का अगर आपका टैक्स बन रहा है, इनकम बन रही है, तो उस केस में 2.5 लाख की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। जो 50,000 बाकी है उसके ऊपर आपको 20% का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो पे करना होगा। वो बात अलग है, रिबेट एंड ऑल वो सारी चीज़ें अलग हैं। तो यहाँ पर पॉइंट जो था वो था कि जो स्पेशल रेट्स हैं जो कि स्लैब रेट के अलावा हैं, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और विनिंग इनकम में लगते हैं। तो स्पेशल रेट लगाकर और स्लैब रेट लगाकर आपने क्या करा, आपने टैक्स निकाल लिया। कैसे? आपने टोटल इनकम के ऊपर अपना जो टैक्स रेट है वो लगाकर आपने क्या करा, आपने टैक्स निकाल लिया। अब आपको जो टैक्स की जो पेमेंट करनी है वो 3 तरीके से आप कर सकते हैं। या तो टीडीएस के रूप में, मतलब आपने सुना होगा कि आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया, उस तरीके से आपने किसी ने आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया, तो इट्स अ काइंड ऑफ टैक्स पेमेंट, तो आपके लिए टैक्स की पेमेंट हो गई है वो। दूसरा होता है एडवांस टैक्स, तीसरा होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो टीडीएस के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, जनरली कभी भी आपको कोई पेमेंट करता है, कुछ स्पेसिफाइड चीजें होती हैं, जैसे प्रोफेशनल है, अगर आपको 30,000 से ईयरली पेमेंट मैक्सिमम उससे ज्यादा हो रही है, 30,000 से ज्यादा हो रही है, तो आपकी उसकी लाइबिलिटी बन जाती है वो आपका टीडीएस डिडक्ट करे और आपके खाते में, आपके अकाउंट में वो जमा कराए एज योर इनकम टैक्स। ठीक है, तो टीडीएस वो काटे और आपके अकाउंट में जमा कराए। तो प्रोफेशनल के केस में ये होता है, आप सैलरीड एम्प्लॉई है, अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर जा रहा है तो आपके एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपका इनकम टैक्स टीडीएस डिडक्ट करके आपके गवर्नमेंट के खाते में जमा कराए और आपको उसका इनकम टैक्स का बेनिफिट मिल जाए एज योर टीडीएस। ये तो होता है टीडीएस के, किसी ने आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया और आपको उसका बेनिफिट मिल गया। उसके बिहाफ में वो आपको फॉर्म 16A या 16 फॉर्म देगा। 16A जब अगर वो अदर देन सैलरीड एम्प्लॉई है जिसका वो काट रहा है, अगर सैलरीड एम्प्लॉई है तो फॉर्म 16, तो 16A इन केस ऑफ अदर देन सैलरीड एम्प्लॉय, और 16
A16 इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय, तो वो आपको देगा और आपका ये रिफ्लेक्ट भी करेगा। अगर आप इनकम टैक्स की साइट पे जाएंगे तो 26 एक AS नाम की एक चीज होती है, उसके अंदर सारी जितनी भी मेरी टैक्स की पेमेंट होती है सारी चीजें उसके अंदर रिफ्लेक्ट करती है। तो 26 AS में आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे आके चेक भी कर सकते हैं। और 16A और 16 जिसने डिडक्ट करा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देना कि भैया मैंने इतना डिडक्ट करा है आपका TDS, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा 16 और 16A के अंदर। उसके बाद बात रही एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स तो आपको नाम से पता चल रहा है एडवांस टैक्स, मतलब आपने जिस साल आपने इनकम कमाई उसी साल आपने अगर टैक्स पे कर दिया तो उसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। मतलब जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर, अभी हम एक जैसे प्रीवियस ईयर होता है, एक असेसमेंट ईयर होता है। सबसे पहली चीज जो प्रीवियस ईयर जो होता है, जिस साल में मैं इनकम कमाता हूं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर जिस साल में कमाने के बाद जिस साल में असेस हो रहा है मेरा टैक्स, मतलब असेस कब होता है, ऑब्वियसली जैसे अप्रैल 2019 है, अभी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक वो क्या चलेगा, उसका प्रीवियस ईयर चला, फाइनेंशियल ईयर चला, ठीक है। उसके बाद टैक्स कब पे करेगा वो नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर को हम क्या बोलते हैं असेसमेंट ईयर। जब वो टैक्स कब असेस करेगा नेक्स्ट ईयर के अंदर, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड असेसमेंट ईयर। तो जिस साल अगर वो उसी साल 19-20 के दौरान ही अगर वो कुछ टैक्स का अमाउंट खुद से अपने जेब से पे कर देता है तो उसको हम बोलते हैं एडवांस टैक्स। वो बेसिकली कैलकुलेट करना पड़ता है अकॉर्डिंगली, आपको लगता है कि हाँ मेरा इतना टैक्स बनता है, तो अगर आप उसको पे कर देते हैं तो दैट्स कॉल्ड एडवांस टैक्स। अगर आप साल खत्म होने के बाद अगर आप पे करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स। मतलब 31 मार्च 2020 के बाद अगर कुछ भी आप अमाउंट पे करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो 3 तरीके की चीज हो गई, TDS किसी दूसरे ने डिडक्ट करा, एडवांस टैक्स जिस साल कमाया उसी साल पे करा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स साल खत्म होने के बाद आपने पे करा। तो 3 तरीके की चीजें आपने पे कर दी। तो 3 तरीकों से पे करने के बाद उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर आपने पे कर दिया उसके बाद आपको रिटर्न फाइलिंग करनी है। तो रिटर्न फाइलिंग कई तरीके के फॉर्म होते हैं, ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपने सुने होंगे। तो किस तरीके का कौन सी एप्लीकेबिलिटी होती है, बेसिकली अगर कोई भी आपकी ITR 1 है तो सैलरीड एम्प्लॉय है या फिर कोई अदर सोर्सेज है, बेसिक अदर सोर्सेज की इनकम है, या तो ये सारी चीजें हैं तो ये 1 के अंदर आ जाएगा। अकॉर्डिंगली 3 के अंदर जैसे बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो ITR 3 के अंदर जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर इनकम आप क्या करेंगे, अपना ITR का फॉर्म चूज करके आप अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे। तो रिटर्न फाइल करनी है आपको ड्यू डेट से पहले। आपको पता ही है अब जो ड्यू डेट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 वो एक्सटेंड होके हो गई है या 30 नवंबर 2020। तो 30 नवंबर तक 2020 तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आप फाइल करेंगे तो आपको लेट फी की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अप टू 10,000 रुपीज, ठीक है। तो आप ट्राई करिए 30 नवंबर से पहले ही फाइल करते हैं, अदरवाइज आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो ये तो थी रिटर्न फाइलिंग के बाद। आप जब रिटर्न आप फाइल कर देंगे उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, आपके पास एक डिपार्टमेंट से अगर सब कुछ सही होता है तो आपके पास एक इंटीमेशन आती है कि सब कुछ सही है, और आपको इंटीमेशन के अंदर बताया जाता है कि आपका इतना रिफंड बन रहा है, या फिर इतना जो भी आपने अगर रिफंड था तो रिफंड बन रहा है इतने आपके, या तो अगर कुछ भी नहीं था, अगर सब कुछ निल था तो निल बन रहा है, या फिर जैसे भी उसके अंदर इंटीमेशन आती है डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर उसमें कुछ भी ऊपर नीचे होता है, डिमांड होती है, तो आप उसको पे कर सकते हैं, या फिर उसके अगेंस्ट में आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं 154 के अंदर जो जाती है। तो उसके बाद आपका स्क्रूटनी असेसमेंट एंड ऑल अगर केस उठता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है पूरा इनकम टैक्स का। तो एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं दोबारा से कि हमने क्या क्या डिस्कस करा। सबसे पहले इनकम टैक्स के अंदर आपको ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है। ग्रॉस टोटल इनकम 5 हेड से मिलकर बनी है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये पांचों हेड को मिलाकर आपने क्या करा, सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम निकाल ली। ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के बाद आपको डिडक्शन देनी है। डिडक्शन कैसे, जैसे LIC हो गया, इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, बच्चों की फीस, FD में 5 साल से ऊपर का पैसा, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट को आपने पैसा दिया, डोनेशन दिया, तो वो सारी चीजें होती हैं जो आपको डिडक्शन मिल जाती है ग्रॉस टोटल इनकम से। तो जो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम निकलने के बाद, डिडक्ट करने के बाद जो आया उसको बोलेंगे हम टोटल इनकम। तो बेसिकली ये आपकी इनकम हुई है जो अभी निकल के आई है, टोटल इनकम, दैट विल बी कॉल्ड एज योर इनकम। तो इनकम के ऊपर आप क्या लगाएंगे, टैक्स रेट। टैक्स रेट 2 तरीके के थे, स्लैब रेट और स्पेशल रेट। स्लैब रेट के अंदर आपके जो हमने डिस्कस करा 2.5 लाख तक कुछ टैक्स नहीं, 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। तो ये बेसिकली ये मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अगर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, उनके लिए अलग अलग स्लैब्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जनरल पब्लिक के लिए बात कर रहा हूँ। जो इंडिविजुअल है 60 से बिलो है उनके लिए मैंने बात करी, और रेजिडेंट हैं तो स्लैब रेट उनके लिए एप्लीकेबल होगा। स्पेशल रेट जैसे विनिंग इनकम के ऊपर 30% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20%। तो इस तरीके के थे जो हमने रेट डिस्कस करे। इसके बेसिस पे आपने क्या करा, अपना टैक्स निकाल लिया। टैक्स को जो पे करना है वो 3 तरीके से पे कर सकते हैं, TDS, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। पे करने के बाद आपको क्या करना है, रिटर्न फाइल करनी है। आपके फॉर्म जो होंगे डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम वो आपके फाइल होंगे। तो आपको क्या करना है, रिटर्न फाइल करने के बाद आपके पास इंटीमेशन आएगी, स्क्रूटनी असेसमेंट, इनकेस अगर स्क्रूटनी में आता है कभी केस, तो वो सारी चीजें रहती है जो आगे का प्रोसेस रहता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इनकम टैक्स का। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आया होगा
कि किस तरीके से कैसे प्रोसेस चलता है। बेसिक जानकारी दी है मैंने इस वीडियो के अंदर, जितनी भी हो सकती थी मेरी तरफ से। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।